नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 सामाजिक में जो चौथा चैप्टर हम कर चुके हैं और पांचवा जो है इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या हट गया है वो देखते हैं। हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे आज हम लोकतंत्र का। तो इसमें देख लेते हैं पहले कौन सा चैप्टर आपका हटा है और कौन सा टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है लोकतंत्र जो है जिसको आज हम पढ़ेंगे, अर्थ। तो जो अर्थ है वो हमें पढ़ना है और हम बात कर रहे हैं जो हटा दिए गए हैं। ठीक है, एक तो परिभाषाएं आपकी हट गई है। ठीक है, कार्य प्रणाली ये हट गई है। ठीक है, लोकतंत्र की, और अवधारणा व सिद्धांत भी हट गए हैं। ठीक है, तो बाकी हम जो बचेगा उसको पढ़ेंगे। जैसे लोकतंत्र का अर्थ पढ़ेंगे, लोकतंत्र में सहभागिता है, चुनौतियां हैं, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए एक बारी चैप्टर में चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ठीक है, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो देखते हैं। इसमें उधर अपन देख चुके हैं और चैप्टर है अपना, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमें अर्थ पढ़ना है, लोकतंत्र की विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसे अर्थ हमें पढ़ेंगे, फिर लोकतंत्र के विभिन्न तंत्र की विशेषताएं, फिर लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां और लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ये सब आपको मतलब थोड़ा नॉलेज में रहना चाहिए कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और जो भी है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाया जाएगा, जो अभी 2021 में आने लायक चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए अध्ययन करते हैं इसका। सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ, मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। तो इसमें हम सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ जानेंगे, फिर इसकी विशेषताओं पर आएंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब आपको दिख रहा होगा लोकतंत्र का अर्थ। ठीक है, तो आते हैं इस पर। लोकतंत्र जो है अंग्रेजी के डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। अब लोकतंत्र जनतंत्र अथवा प्रजातंत्र, ये एक ही शब्द है, एक ही मीनिंग है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बनता है। ठीक है, तो ये डेमोक्रेसी जो शब्द है ये कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो डेमोस है और एक क्रेटिया है। ठीक है, डेमोस और क्रेटिया से बनता है। यद्यपि डेमोस का मूल अर्थ होता है भीड़। डेमोस को क्या कहते हैं? भीड़। कौन सी भाषा का है? ग्रीक। किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाता है, और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। तो जनता की शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ हुआ जनता की शक्ति, जनता की ताकत। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को कहेंगे जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसमें तीन अंतर संबंधित अर्थ निहित हैं। ये एक निर्णय लेने की एक विधि है, ये निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, तथा ये आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। ठीक है, तीन अर्थ इसके ले सकते हैं। तो आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा है। तो लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणा से परिचित हो जाएं। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। तो इसके जो विभिन्न रूप हैं उनकी अवधारणाओं को देखते हैं। तो
हमने लोकतंत्र का अर्थ जान लिया है। अर्थ जानने के बाद अगला जो टॉपिक हमारा इसमें लगेगा वो है लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, आप इसमें बहुत सी चीज़ें देख रहे होंगे, लोकतंत्र के विभिन्न रूप, जैसा आप अपनी बुक में देख रहे होंगे, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र है, फिर और भी आगे आएंगे, और ऐसे बहुत सारे हैं इसमें। आर्थिक लोकतंत्र, नैतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण ये भी हट गए हैं, तो फिर भी एक बारी हम जो ये दे रखे हैं इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, विभिन्न रूपों को एक बारी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो आइए निकाल ले विभिन्न रूप। देख रहे हो अपने मोबाइल स्क्रीन पे लोकतंत्र के विभिन्न रूप। आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों एवं उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। राजनीतिक लोकतंत्र है, सामाजिक लोकतंत्र है, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र है। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में उसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा गया। तो अतीत में यानी प्राचीन समय में उसको व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा, किंतु आधुनिक युग में उसे उदारवादी लोकतंत्र कहा गया। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए पश्चिमी देशों ने कहा पश्चिमी लोकतंत्र भी कह देते हैं। मार्क्सवाद ने इसी पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया। मार्क्सवादियों ने इसे क्या कहा? पूंजीवादी लोकतंत्र। किसको? राजनीतिक लोकतंत्र। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। पहला है राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र तथा दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। ठीक है, तो राज्य का एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक राज्य यानी डेमोक्रेटिक स्टेट से है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है। ठीक है, तो जो लोकतांत्रिक अवधारणा है उसमें लोकतांत्रिक राज्य की जो अवधारणा है, यानी जो राज्य लोकतांत्रिक होगा उसके अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में निहित होता है। जो सभी शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है? जनता में। ठीक है, इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत का मतलब होता है पद से हटाने, तो इसका उसको पूर्ण व अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो वो जनता शासन को मतलब सत्ता को चुन भी सकती है और सत्ता को हटा भी सकती है। तो ये इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अधिकार होता है, शक्ति होती है। और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का एक अर्थ लोकतांत्रिक शासन से भी है। एक तो हो गया एक राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र हो गया, और दूसरा है शासन के प्रकार के रूप में। तो वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यावहारिक रूप है। ये उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। ठीक है, तो संक्षेप में ये दोनों मानती है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा मोबाइल स्क्रीन पे, सॉरी, थोड़ा इसको देखते हैं। अब आपको दिखेगा। तो जो है इसके दो रूप का उल्लेख है राजनीतिक लोकतंत्र का। तो उसमें पहला राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है, दूसरा है शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र है। ठीक है, तो उसमें दूसरे हम देख रहे थे कि शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है, और वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित एवं व्यावहारिक रूप है। ठीक है, यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में यूँ कह सकते हैं कि दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभुसत्ता द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। ठीक है, राजनीतिक जो प्रभुसत्ता है उसके द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। तो ये दोनों जो इसके रूप हैं ये ऐसा मानती है। राजनीतिक लोकतंत्र के अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद कर सकते हैं। एक हो गया प्रत्यक्ष और शुद्ध लोकतंत्र, या फिर अप्रत्यक्ष और प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, तो ये उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी मुख्यतः दो रूप प्रचलित हैं। ठीक है,
संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक राज्य एवं लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए आप। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे राजनीतिक लोकतंत्र उदारवादी और संविधानवाद में विश्वास करता है, ये प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है, और राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष लोकतांत्रिक राज्य है और इसका व्यावहारिक पक्ष लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, चौथी बात है इसमें, जनता शासन को नियुक्त करती है, सरकार को नियुक्त करती है और उस पर नियंत्रण करती है तथा उसे हटा भी सकती है। तो ये सबसे बड़ी शक्ति होती है राजनीतिक लोकतंत्र में। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा लोकतंत्र का रूप है वो है सामाजिक लोकतंत्र। आइए इसको पढ़ते हैं। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र भी कहते हैं। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की स्थापना, है नहीं, सामाजिक रूप से सब समान हो। संक्षेप में यूँ कह सकते हैं कि सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के आधार पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए। तो इन सब के आधार पर किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये है सामाजिक लोकतंत्र। और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझना चाहिए। हंसा के अनुसार ये विद्वान है राजनीतिक, इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। सबसे पहली है धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए। ठीक है, यानी धर्म के आधार पर जाति, नस्ल, भाषा, लिंग और धन के आधार पर जो समाज में लोगों को विशेष अधिकार दे रखे हैं तो उनको समाप्त किया जाए और सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर भी प्रदान किए जाए। ठीक है, तो ये हुआ सामाजिक लोकतंत्र। अगला जो लोकतंत्र का रूप है वो है अपना आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, तो आर्थिक लोकतंत्र आप देख रहे हो जैसे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। आर्थिक लोकतंत्र क्या है? अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों और समाजवादियों ने प्रस्तुत किया था। 18वीं और 19वीं सदी में व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा की थी, जो मार्क्सवादियों और समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से सर्वथा भिन्न एवं विपरीत है। ठीक है, अगला जो है नैतिक लोकतंत्र। ठीक है, कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक और आध्यात्मिक लोकतंत्र भी कहा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं पेज पे। तो जीवन दर्शन के रूप में इसको स्वीकार किया है, आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया है किसको? नैतिक लोकतंत्र को। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समग्र लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में हुई थी। इन तीनों में भाईचारे का विशेष महत्व है क्योंकि इसमें बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती है और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड नंबर का चैप्टर आप देख रहे हो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके कोर्स से हट गया है इस साल। ठीक है, तो अब जो हम पढ़ेंगे वो आप निकालिए लोकतंत्र की विशेषताएं। ठीक है, वो आपके इसमें लगेगा। इसके बाद जो भी है ये लोकतंत्र का परंपरागतवादी, लोकतंत्र का बहुदलीय दृष्टिकोण, इस पेज पे और इस अगले पेज पे जो कुछ भी है 71 पे ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर पेज के बाद 72 नंबर पेज पे आपको दिख रहा होगा लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो ये हमें पढ़ना है।
ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए आप, बाकी इससे पहले का आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो विशेषताओं में आ जाइए, लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। पहला तो है ये जनता का शासन है। पहला क्या है? जनता का शासन है। तो देखते हैं जनता का शासन कैसे है। तो जनता का शासन शासन की प्रणाली के रूप में है ये, और लोकतंत्र संपूर्ण जनता का शासन होता है। ठीक है। तो लोकतंत्र जो है जनता का शासन होता है, और जनता का अर्थ संपूर्ण जनसमूह एवं प्रत्येक व्यक्ति से होता है। इस प्रकार यह किसी विशेष नस्ल संपूर्ण जनसमूह का प्रत्येक व्यक्ति का से है। इस प्रकार ये किसी विशेष नस्ल, भाषा, संस्कृति आदि से संबंधित वर्ग का शासन नहीं है। ठीक है। तो ये किसका शासन है? जनता का शासन है। कहीं आपने इसकी परिभाषा पढ़ी हो, अब्राहम लिंकन ने कहीं कहा था कि जनतंत्र या लोकतंत्र उसको कहते हैं जो, हाँ इसी के ऊपर देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, लोकतंत्र की कुछ परिभाषाएं थी। वैसे ये हट गया है टॉपिक आपका, ये थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे, ये देखिए अब्राहम लिंकन का नाम लिख रहा है यहाँ पे नीचे। ठीक है। इन्होंने क्या परिभाषा दी थी? तो इन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है। ठीक है। तो लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा जनता का शासन है। ठीक है। जनता के लिए जनता के द्वारा शासन। ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे पहली बात है कि लोकतंत्र जो है वो जनता का शासन है। दूसरा इसकी विशेषता है जनता द्वारा निर्मित शासन। ठीक है। लोकतंत्र में जो शासन होता है, सरकार का निर्माण जनता के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो सरकार किसके द्वारा बनाई जाती है? जनता के द्वारा। ठीक है। अपने मताधिकार का प्रयोग करके जनता क्या करती है? सरकार को चुनती है। ठीक है। और सरकार बनाती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें, इसलिए कहा गया है कि जनता द्वारा निर्मित शासन है। तो इसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वे प्रतिनिधि सरकार का निर्माण करते हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, लोकतंत्र शासन का एक साधन है, साध्य नहीं है। लोकतंत्र में शासन को कभी भी साध्य नहीं माना जाता है, अपितु शासन को एक साधन माना जाता है। वास्तव में लोकतंत्र शासन निम्नलिखित साध्यों यानी लोकतांत्रिक साध्यों के प्राप्ति साधन माना जाता है: व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा तथा सार्वजनिक हित की वृद्धि। ठीक है। तो इसमें लोकतंत्र एक साधन है, साध्य नहीं है। ठीक है। चौथी विशेषता इसकी आती है कि यह जनता के प्रति उत्तरदायी शासन होता है। ठीक है। लोकतंत्र में शासन प्रणाली लोक प्रभुत्व के सिद्धांत को स्वीकारती है, अतः लोकतंत्र में शासन अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो इसका अर्थ यह है, यदि सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनती है, जनमत का सम्मान नहीं करती है अथवा सार्वजनिक रूप हित में कार्य नहीं करती है, तो जनता उससे बदल सकती है। तो जैसा आप देखते हो, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो चुनाव होते हैं उसमें जनता अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करके किसी भी गलत तरीक़ों से जो सरकार चला रहे थे उनको वो अगले चुनाव में हटा भी सकती है। तो जनता के पास बहुत बड़ा अधिकार होता है, और हमारे भारत का जो शासन तंत्र है वो जनतंत्र है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारत में है। ठीक है। और विश्व के सबसे प्राचीन लोकतंत्र अगर पूछा जाए तो वो है अमेरिका में, लेकिन सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व का वो है भारत का। ठीक है। 5 विशेषता इसकी है, लोकतंत्र विकासशील शासन है। तो आधुनिक काल तक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली विकास की नई अवस्थाओं से गुजरी है। प्रारंभ में यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र था, जो बाद में उदारवादी लोकतंत्र में बदल गया, और वर्तमान में यह लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा से संबंधित हो गया। इस विकास का परिणाम ये हुआ कि जहां प्रारंभ में लोकतंत्र ने व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल दिया था, वहां अब यह सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में समानता न्याय के सिद्धांत को स्वीकार करने लगा है। इस प्रकार लोकतंत्र के विकास ने उसके मूल्यात्मक स्तर में वृद्धि की है। तो ठीक है, लोकतंत्र विकासशील एक शासन है। तो इसकी ये जो 5-6 प्रमुख विशेषताएं हैं, पहली ये जनता का शासन है, जनता द्वारा निर्मित शासन है। लोकतंत्र शासन
साधन है, साध्य नहीं है। फिर चौथे नंबर पे इसकी विशेषता निकल कर आई कि जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। ठीक है, तो क्यों उत्तरदायी मतलब प्रत्येक सरकार का दायित्व रहता है कि वो जनता के हितों का कार्य करे। और पांचवा जो है लोकतंत्र विकासशील शासन है। ठीक है, तो लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो विकासशील शासन है। ठीक है, तो इसमें विकास का ही परिणाम होता है कि लोकतंत्र में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता और संवैधानिक विधि शासन पर ही बल दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई लोकतंत्र की क्या विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो लगता है वो है लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। ठीक है, फिर उसके बाद एक और टॉपिक आपका इसमें लगेगा जो हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या है ये लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। ठीक है, तो ये आ गए हम उस लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण पर। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर जो है कुछ डिटेल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो दे रखी, इसको पढ़ लेते हैं। आधुनिक विश्व में प्रतिनिधि प्रजातंत्र के दो रूप हैं। पहला तो है संसदात्मक शासन तथा अध्यक्षात्मक शासन। तो हमारे यहाँ संसदात्मक शासन है भारत में, अध्यक्षात्मक ब्रिटेन में, इंग्लैंड में है। प्रथम का आदर्श उदाहरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली, ये ब्रिटेन में ये ऐसा है। द्वितीय का आदर्श उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली, ये अमेरिका में अध्यक्षात्मक है। ठीक है, वहाँ राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है। ठीक है, और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सब कुछ होता है, और हमारे भारत में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है तो जिसमें संघीय स्तर पर संस्थात्मक व अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के मिश्रित रूप को अपनाया गया है। तो इसमें स्विट्जरलैंड में दोनों ही प्रणालियों को अपनाया गया है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक को। ठीक है, अब आ गए हम लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। तो एक और बर्क जैसे विद्वानों ने पूर्ण लोकतंत्र को लज्जाहीन धारणा माना, तो दूसरी ओर लोवेल जैसे विद्वानों ने इस श्रेष्ठ शासन माना है। अतः निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम इसके गुण व दोषों का अध्ययन करें। ठीक है, तो हम लोकतंत्र का जो आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे उसमें इसके गुण और दोषों को देखेंगे। किसके? लोकतंत्र के गुण और दोष। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका एक टॉपिक रहेगा लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे उसके बाद में। पहले हम इसके गुण और दोषों को देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसका आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अगला टॉपिक जो है अपना लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, तो इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है, कल के लिए बहुत कुछ बाकी है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।